हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस एग्जामिनेशन को वन ऑफ द टफेस्ट पेपर भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे जिनसे बच्चों को काफी दिक्कतें हो गई थी। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन भी दिया है और रीजन भी दिया है। असर्शन में लिखा हुआ है बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन द नेशनल मार्केट्स ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया। तो कहा जा रहा है कि आपके नेशनल मार्केट्स के बीच में बैरियर हटा देते हैं और बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे लेट सपोज इंडिया अपने आसपास के कंट्री से मिलकर बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से मिलकर एक बड़ा ट्रेडिंग एरिया बना लेता है। अपने जो बैरियर्स हैं उनको खत्म कर देता है। तो इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अब जो इंडिया वाला दुकानदार है वो इंडिया वालों से ही compete नहीं कर रहा, वो बाहर वालों से भी, जो आसपास के कंट्रीज भी इस ग्रुपिंग का पार्ट बन गए हैं, उनसे भी compete करेगा। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट कंपटीशन। असर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करते हैं। इंक्रीज्ड कंपटीशन कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म डोमेस्टिक कंपटीशन। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोकल इंडस्ट्री को अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। बट डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको तो काफी फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए वैरायटी बढ़ जाएगी, चॉइस बढ़ जाएगी, कंपटीशन होगा, तो उनसे कंज्यूमर को तो हर बार फायदा ही होता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट में गड़बड़ है, असर्शन वाली बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है इन टोटेलिटेरियनिज्म कॉल्ड अथॉरिटेरियनिज्म individual freedom is subordinated to the power of the authority of a group or state. Which of the following is not a type of totalitarianism? तो मुझे लगता है ये सवाल ना एग्जामिनर ने गलती से पॉलिटिकल साइंस की किताब उठाकर बना दिया। तो टोटलिटेरियनिज्म ये जो टर्म है ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली, पॉलिटिकल साइंस वाली टर्म है। अथॉरिटेरियनिज्म इसे बोला जा रहा है कि आपकी जो सरकार है, आपका जो लीडर है देश का, उसके पास सारा पावर है, कंट्रोल है। इंडिविजुअल के पास यहाँ पे बहुत ही कम फ्रीडम है, जैसा कुछ कुछ चाइना वगैरह से रिलेट कर सकते हो आप। बोला जा रहा है कि टोटलिटेरियनिज्म का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो थोड़ा सा डीप में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टोटलिटेरियनिज्म के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक टाइप हमारे पास होता है कम्युनिस्ट वाला, जो कुछ कुछ चाइना में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है राइट विंग वाला, जो इस सवाल की एक ऑप्शन भी है। तो इसके अंदर आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो आपको अलाउड होते हैं, परस्यू कर सकते हो, बट बाकी चीजें आपका जो लीडर है कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक वर्ड जो है ना बेसिकली रिलीजन से जुड़ा होता है, तो किसी रिलीजियस सेक्ट के पास पूरा अथॉरिटी आ गया देश के अंदर, तो ये थियोक्रेटिक टोटलिटेरियनिज्म हो जाएगा। इसके अलावा ट्राइबल भी होता है, इसके अंदर एक ट्राइबल ग्रुप के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है, पूरा कंट्रोल देश का एक ट्राइबल ग्रुप के पास आ जाता है। तो कंजर्वेटिज्म नहीं होता है एक टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अब ज्यादा डीप में ऐसी चीजें तो नहीं पढ़नी चाहिए आपको, बट थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हो, क्योंकि एक बार सवाल अब यहाँ पे पूछ लिया है। अगला सवाल है जी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। वन सच एसोसिएशन इज नाफ्टा। नाफ्टा कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहली बात तो ये इसकी जगह वाज होना चाहिए, क्योंकि नाफ्टा जो है अब नहीं रहा। नाफ्टा तो रेस्ट इन पीस हो गया, क्योंकि उसकी जगह अब आ चुका है यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा, ये आ चुका है अब। नाफ्टा के भी यही मेंबर थे, यूएसएमसीए के भी यही मेंबर है। तो करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। अगला सवाल लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है। और लिस्ट 1 में आपको 80 करनी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स देखने को मिल रहा है और लिस्ट 2 में उसके वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 80 करनी इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत ही रेप्यूटेटेड फर्म है, और इस फर्म का एक इंडेक्स आता था 2007 तक। ये इंडेक्स आता था, ये इंडेक्स का नाम था ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। ये ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स जो है रिलीज होता था। अभी ये इंडेक्स बंद हो चुका है, कई साल हो गए इस इंडेक्स को बंद हुए, बट फिर भी एग्जामिनर ने सवाल पूछा है। अब ये जो सवाल है, इसके अंदर जो टर्म यूज करी गई हैं उनको आप आसानी से मैच कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसे आप आसानी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मैच कर सकते हो। पर्सनल इंटीग्रेशन यानी कि लोगों का आपस में इंटीग्रेशन हो, तो इसे आप आसानी से टूरिज्म से मैच कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को आप इंटरनेट से मैच कर सकते हो। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को आप रेटिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रीटी से मैच कर सकते हो। तो मैचिंग आपकी आसानी से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इंडेक्स है काफी पुराना है, बट मैचिंग करना काफी आसान है।
ऑप्शन नंबर 2 आसानी से आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है, द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय अ फर्म व्हाइल स्ट्रेटेजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल आर एज फॉलोज। तो अगर कोई फर्म सोच रही है कि बाहर के देश में एंट्री मारी जाए, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मारी जाए, तो उसके अंदर क्या स्टेप्स को फॉलो करेगी वो आपको बताना है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो बताइए जी, सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट से इन स्टेप्स को रीड कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से क्या आना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारा ये डिसीजन आएगा कि क्या बाहर जाएं या ना जाएं। जैसे लेट सपोज आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले तो ये सोचोगे ना कि इंडिया में घूम लूं या बाहर घूमूं, वेदर टू गो अब्रोड, वेदर टू गो ग्लोबल। तो सबसे पहला तो यही आने वाला है, सी सबसे पहले आएगा, और इसीलिए 1 और 4 को तो आप पहले ही कांटा मार देना। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने डिसाइड कर लिया बाहर जाना है, तो ऐसा थोड़ी एकदम से बैग उठाया बाहर चले गए। अब आप डिसाइड करेंगे कौन सी कंट्री जाऊं, अफ्रीका जाऊं, अमेरिका जाऊं, यूरोप जाऊं, कहां जाऊं। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी मार्केट में एंट्री मारूं, कौन सी कंट्री में मैं जाऊं, तो ये चीज आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने डिसाइड किया इस मार्केट में मैं जाना चाहता हूं। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको एक्चुअल में वहां पे एंट्री मारनी है, तो कब एंट्री मारनी है, किस तरीके से एंट्री मारनी है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो अगर आप आगे की मैचिंग बनाने बैठेंगे, सीक्वेंस बनाने बैठेंगे, तो ये आपका थर्ड पॉइंट ये बन जाएगा, और फोर्थ पॉइंट आपका जो बनेगा वो ये बन जाएगा, और फाइनली आपका ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, आप एंट्री मार लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मैचिंग बनेगी वो ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग बन जाएगी प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियान। तो एशियान आपका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर आपके 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, और यहाँ पे जो कंट्रीज की लिस्ट है वो भी आपको वैसे तो दे दी है। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की नॉलेज है तो भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज वहां पे आ रही हैं। तो भी आप कुछ कुछ हद तक ये देख लेंगे कि वहां पे आपका ताइवान, हांगकांग और फिजी तो नहीं आएगा, बाकी कंट्रीज आ जाएंगे, और लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई जो है वो इसका पार्ट डेफिनेटली बनेंगे। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो बनेगा। जो 10 कंट्रीज है उसमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज आते हैं। और इंडिया इसके अंदर नहीं आता, ये चीज आप ध्यान रखना। इंडिया के इसके साथ एग्रीमेंट है काफी सारे, बट इसके अंदर नहीं आता। चाइना भी इसके अंदर नहीं आता, चाइना भी इससे काफी दूर है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी facilitates and promotes foreign trade in India and also implements the foreign trade policy of India. Which one of the following union ministry governs the DGFT? तो जो हमारा DGFT का ऑफिस है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि फाइनेंस में आएगा या कॉमर्स में आएगा, तो याद रखिए फाइनेंस में नहीं आता, ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो सवाल है बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स चेंजेस इन द होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय द ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेड फॉर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो हमारे पास क्या आता है, करंट अकाउंट आता है ना, जिसमें हमारे करंट नेचर के ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सब आते हैं। एक आपके कैपिटल अकाउंट आ जाता है जिसमें आपके कैपिटल के फ्लोज आते हैं, और फिर लास्ट में आपका एक ऑफिशियल रिजर्व्स का अकाउंट भी आ जाता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ जाए या फिर घट जाए। ये ऑफिशियल रिजर्व का कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन होता है इसका आरबीआई, आरबीआई कस्टोडियन होता है। ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आरबीआई है। तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व के अंदर हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उनके अंदर यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। दे आर ऑल अकाउंटेड फॉर एज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसीडर्ड एज सप्लाई फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ एफटीआई। तो हमारे जो एफटीआई को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आप प्यारे दोस्तों उनको 3 में बांट सकते हैं। एक तो सप्लाई फैक्टर हो गए, एक डिमांड फैक्टर हो गए, और एक आपके गवर्नमेंट फैक्टर हो गए। ठीक है जी। और इसके बेसिस पे आपको ये सवाल यहाँ पे सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे कस्टमर एक्सेस, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर और लॉजिस्टिक दे रखे हैं।
तो कस्टमर एक्सेस जो है ये आपका डिमांड फैक्टर है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज गवर्नमेंट फैक्टर है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी ये आपका सप्लाई से जुड़ा होगा, और अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर भी गवर्नमेंट फैक्टर है, लॉजिस्टिक्स आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सी और ई आपके सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। एटी करनी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स 2007, इतना पुराना इंडेक्स है और सवाल अब पूछ रहे हैं, is a comprehensive framework to measure globalization. It is based in 12 variables grouped into which of the following 4 baskets. तो 80 करनी का ये ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है, 2007-8 से बंद भी हो चुका है। अब हो सकता है एग्जामिनर की पहले तमन्ना हो इस पे पूछने के सवाल नहीं पूछ पाए, तो अब वो पूछ रहे हैं। इसके अंदर जो 4 मेन डायमेंशन है, 4 मेन बास्केट्स हैं, उनके ऊपर सवाल है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंटीग्रेशन आते हैं, पर्सनल आता है, टेक्नोलॉजिकल आता है, आपका इकोनॉमिकल भी आता है और पॉलिटिकल भी आता है। ये 4 इंटीग्रेशंस इसके अंदर आते हैं। तो ये 4 ब्रॉड बास्केट्स इसके अंदर रहती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड? स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ समझते हो आप? हम ग्लोब अगर उठाएं और उसमें साउथ की तरफ देखें, एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, साउथ की तरफ अगर देखें तो कहा है वहां स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन देखने को मिल रही है। देखो अभी ना कहा जाता है कि साउथ जो है ना ये आपका ग्रो करने वाला पार्ट है ग्लोब का। नॉर्थ के अंदर अभी ग्रोथ डेवलपमेंट हो चुकी है। नॉर्थ के अंदर आपकी कंट्रीज कौन सी आती हैं, जैसे आपकी यूरोप है, आपका यूएसए है, ऐसी कंट्रीज आती है, जापान है, ऐसी कंट्रीज आती है जिसमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। इनमें और ग्रोथ नहीं होगा। साउथ में कंट्रीज आती हैं, जैसे साउथ एशिया में इंडिया आ रहा है आपका, साउथ अफ्रीका आता है आपका, ब्राजील है, साउथ अमेरिका है, तो ऐसी कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंट्रीज में ग्रोथ होगा, इंटरनेशनल बिजनेस को भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा टारगेट होना चाहिए कि इन कंट्रीज को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इन कंट्रीज के बीच में भी आपस में काफी कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे एक ग्रुपिंग बनाई है इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ब्रिक्स है, बेसिक कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रीज उसमें भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आना चाहिए कि ड्राइव करेगा इंटरनेशनल बिजनेस को। डायनामिक एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो अगर आपके रेट डायनामिक होंगे तो ये तो एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर आपके रेट स्टेबल होंगे तो अच्छी बात है, बट डायनामिक कैन बी अ दिक्कत, तो इसे अभी स्किप करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रमोटिंग रीजनल ग्रुप्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनल ग्रुप्स भी बने हुए हैं और वो भी ट्रेड को प्रमोट करते हैं, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल बिजनेस को ड्राइव करेंगे। जैसे इप्सा ग्रुप बना हुआ है, बाकी ग्रुप्स भी बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं आपस में इन कंट्रीज के ट्रेड को डेफिनेटली प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये आपका पार्ट होना चाहिए। रेगुलेटेड कैपिटल एंड पोर्टफोलियो फ्लोज। तो अगर आपके फ्लोज के ऊपर रेगुलेशंस लग जाएंगी, तो रेगुलेशंस अगर लग जाएंगी तो उस केस में हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉपर तरीके से ड्राइव ना हो पाए। रेगुलेशंस कैन बी अ हिंडरिंग फैक्टर एज वेल, तो इसे अभी स्टॉप करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि बहुत सारी यंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में भी काफी सारी यंग पॉपुलेशन है, और एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा की पिलर है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि कंजम्पशन कर सकती है। तो इसीलिए काफी सारे कंट्रीज इंडिया को टारगेट करते हैं। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल बिजनेस में। आप सभी जानते हैं कि चाइना कितना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो ए, सी और ई वाले जो पॉइंट है ना वो डेफिनेटली ड्राइव करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस को, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक नैरेटिव्स रिलेट्स द ट्रेड बिटवीन एनी टू कंट्रीज टू द साइन ऑफ देयर इकोनॉमीज? तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है फिलिप्स कर्व, फिशर इफेक्ट, ग्रेविटी मॉडल और कुजनेट्स कर्व। एलिमिनेशन मेथड भी लगाओ तब भी सॉल्व हो जाएगा। फिलिप्स कर्व किससे जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, आई थिंक पता ही होगा आपको। फिशर इफेक्ट कुछ रियल नॉमिनल की बात करता है ना। ग्रेविटी मॉडल है, और कुजनेट्स कर्व है। कुजनेट्स कर्व बात करता है आपकी, ये बेसिकली इनइक्वालिटी वगैरह की बात करता है। तो बचता है ग्रेविटी मॉडल। देखो ग्रेविटी मॉडल कहता है कि दो कंट्रीज अगर एक जैसे हैं, पास पास हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें ट्रेड देखने को मिलेगा। बट अगर एक कंट्री बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है और वो दूर दूर है, तो उनके बीच में हमें इतना ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा। तो हमारे जो इकोनॉमीज हैं उनका जो
किस तरीके की इकोनॉमीज है, क्या उनके साइंस है, उनको ट्रेड से रिलेट करता है ये आपका ग्रेविटी मॉडल। और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। सवाल है सीक्वेंस द कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशन एंड फैसिलिटेशन राउंड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जौन सा पहले हुआ वो पहले लगाइए, जौन से बाद में हो उनको बाद में लगाइए। तो ये आपके राउंड्स दे रखे हैं, और ये राउंड्स प्यारे दोस्तों आपके गैट से भी जुड़े हुए हैं, और एक राउंड इसमें डब्ल्यूटीओ से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आपका दोहा राउंड है ना, ये डब्ल्यूटीओ का 2001 का राउंड है। तो सबसे पहले अगर गैट के राउंड्स की बात करें तो उसमें जेनेवा राउंड देखने को मिलता है, ये सबसे पहले आएगा। और उसके बाद उसमें कैनेडी राउंड आता है, फिर आपका टोक्यो राउंड आता है, और फिर लास्ट में तो उरुग्वे राउंड था। फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आपका दोहा राउंड आ गया। तो आपकी जो आंसर बनेगी इट शुड बी CADE, यही बनेगी ना, CADEB। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये सवाल जो है इंटरनेशनल ट्रेड राउंड्स के ऊपर एग्जामिनेशंस में काफी पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप याद कर लेना कौन सा राउंड पहले था, कौन सा बाद में था। इंपॉर्टेंट वाले राउंड्स तो आपको याद होते ही, जैसे दोहा, उरुग्वे तो याद रहते ही है। बीच के भी कुछ राउंड्स याद हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन के सवालों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सवाल है जी, द प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी अवॉइडेड बाय परसुइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। देखो करंट अकाउंट के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आते हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, ये सब चीजें आती है। तो करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में चल रहा है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। इसका मतलब है मोटे मोटी आपके एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है। आप बाहर से ज्यादा सामान मंगा रहे हो और बाहर कम एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा ज्यादा कर रहे हो और कमा कम रहे हो। कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपको बाहर से लोन भी लेने पड़ सकते हैं, और लोन अगर ले लिए तो बाद में उन पे ब्याज भी देने पड़ेंगे, जो कि एक और दिक्कत की बात है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो क्या चीजें मदद करेंगी आपको बताना है। एनकरेजिंग सेविंग्स, तो सेविंग से मदद हो तो सकती है अगर आप कोई दूर दराज का संबंध निकालें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो अक्सर बात होती है ट्विन डेफिसिट की। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि एक तरफ आपकी सरकार का बजट डेफिसिट में चल रहा है, इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी डेफिसिट में चल रहा है, करंट अकाउंट भी डेफिसिट में चल रहा है। और कहा जाता है कि बजट में अगर डेफिसिट है मतलब सरकार का जो खर्चा है वो ज्यादा है और सरकार की कमाई कम है। अल्टीमेटली ये चीज आपके जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन वगैरह लेकर आ सकती है। और अगर इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर तो हमारा जो सामान है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और अगर सामान ऑलरेडी और महंगा हो जाएगा तो उससे आप ये सोचिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा। महंगा सामान बाहर के देश में कोई खरीदेगा नहीं, एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हो सकता है कि हमें सस्ते लगने लगे हमारे देसी सामान के मुकाबले और इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, $1 ₹70 के बराबर है। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है, इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है इसे यहाँ पे बढ़ा दिया। तो अगर हमने रुपी को डी वैल्यू कर दिया, रुपी की वैल्यू घटा दी, यहाँ पे पहले आपको 70 रुपए देके डॉलर मिलता था, अब ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि रुपी अब कमजोर है। तो ज्यादा देके आपको $1 मिल रहा है। ठीक है जी, तो इस केस में अगर आप ऐसा कर देंगे तो इससे आपके जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स आपके महंगे हो जाएंगे, दे विल बिकम कॉस्टली। और जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे चीपर हो जाएंगे। तो इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। करटेलिंग प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी को करटेल तो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना तो बहुत बुरी बात है, इसे काट देते हैं। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस इन कॉस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर रहे हैं, बाहर से लोन ले रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। और ऐसी डिपेंडेंस को आप रिड्यूस करें तो डेफिनेटली अच्छी बात है। तो बी, सी और ई जो है ना, ये आपको डेफिनेटली करने चाहिए, तभी आप करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम का अवॉइड कर पाएंगे। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बन जाएगा। पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एचडीआई। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये 3 बेसिक डायमेंशंस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है।
और वो 3 बेसिक डायमेंशंस कौन सी हैं वो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशंस में सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्थ, हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ की। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन की, नॉलेज की बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जिसमें हम अपना यहाँ पे जीडीपी, नेशनल इनकम, इन सब की बातें करते हैं। तो हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पे निकल कर आते हैं, और अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये देखने को मिल रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। In order to protect domestic industries, trade restrictions are often allowed and justified to counteract which of the following dumping practices: persistent dumping, predatory dumping, sporadic dumping और reverse dumping। तो डंपिंग जो है, आई होप आप समझते हैं डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब है कि बाहर की कंट्री हमारे देश में सामान डंप कर रही है। चाइना इंडिया के अंदर कहा जाता है अपना सामान डंप कर देता है। ये डंपिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। एक है परसिस्टेंट डंपिंग, ये परमानेंट डंपिंग सी होती है कि परमानेंटली होती जा रही है। प्रीडेटरी डंपिंग, ये काफी खतरनाक वाली डंपिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे चाइना है, इंडिया के अंदर सामान बेच रहा है अपनी कॉस्ट से भी कम में, इवन बिलो इट्स कॉस्ट। तो अगर वो ऐसा करेगा तो इंडिया वाले उससे compete कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो इंडिया वाले लोकल दुकानदार लोग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, अपनी दुकानें बंद कर देंगे, तो आपका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है पूरी तबाह हो जाएगी। तो इस डंपिंग को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काफी खतरनाक होती है, और इसीलिए इसके लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जस्टिफाइड मानी जाती हैं। तो 2 आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। स्पोरेडिक होती है कि कभी कभी डंपिंग कर दिया, और रिवर्स डंपिंग भी कई बार देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक वाली डंपिंग है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। चलिए, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, और लिस्ट 2 में पूछा गया है कि किसने ये थ्योरी आपकी दी थी। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है। तो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी तो बहुत ही आसान है, हेक्सर ऑलिन ने दी थी, और इसी से ऑप्शन 2 आंसर बन जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी से बचे हैं माइकल पोर्टर, उनकी मैचिंग कर देंगे। ये जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट हर बार एग्जामिनेशन में इन पे सवाल देखने को मिल रहा है। तो आप इन्हें कभी भी इग्नोर मत करना, अच्छे से कवर अप करके जाना, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी थ्योरीज। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशंस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।